आज हम लगाने जा रहे हैं ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के वो क्वेश्चंस जो कि पिछले साल एसएससी एग्ज़ाम्स में पूछे गए थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन के साथ मैं काफ़ी सारे फैक्ट्स बताते चलूँगी जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है हमारा 1773 के बारे में। 1773 के बाद मद्रास और मुंबई के गवर्नरों की जिम्मेदारियों का सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन करता है। तो ये जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी। उन्हें युद्ध, शांति और राजस्व के मामलों पर गवर्नर जनरल को रिपोर्ट करना पड़ता था। अगर हम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में देखें, कौन सा एक्ट था, तो वो रेगुलेटिंग एक्ट था। और इसके बारे में देखें तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गवर्नर ऑफ बंगाल से बंगाल की जगह गवर्नर जनरल बना दिया गया। और यहाँ पर मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी को गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था। इसके तहत और क्या किया गया था, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर किया गया। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल किसे बनाया गया? तो वो बनाया गया था वॉरेन हेस्टिंग्स को। इसके तहत एक और किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। कहाँ पर? कलकत्ता में। कब की गई? 1774 में। इसके जो पहले चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के वो थे कौन? एलिजा एम्पे। और कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ थे उन्हें प्राइवेट ट्रेड करने और रिश्वत लेने पर बैन कर दिया गया। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का जो टेन्योर था वो कितना कर दिया गया? तो टेन्योर ऑफ कोर्ट डायरेक्टर्स 4 साल कर दिया गया। और जिसमें कि 1/4 ऑफ मेंबर्स हर साल रिटायर हुआ करते थे। गवर्नर जनरल की जो काउंसिल हुआ करती थी उनमें 4 सदस्य होते थे जिनका जो डिसीज़न था वो मेजॉरिटी से हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट लॉन्ग टर्म एडमिनिस्ट्रेटिव आउटकम इज़ एट्रीब्यूटेड टू पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में देखें तो जो पिट्स इंडिया एक्ट वॉज इनेक्टेड इन 1784। इस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था? तो इस टाइम पे जो गवर्नर जनरल था वो था वॉरेन हेस्टिंग्स। और ब्रिटेन का जो पीएम था वो था विलियम पिट इसका उस टाइम पे पीएम था, जो इस एक्ट को लेकर आए और इन्हीं के नाम पर ये रखा गया। अगर इसके प्रोविज़न्स के बारे में बात करें तो कंपनी के जो पॉलिटिकल और कॉमर्शियल अफेयर्स हुआ करते थे, द पॉलिटिकल एंड कॉमर्शियल अफेयर्स ऑफ कंपनी, उन्हें सेपरेट किया गया और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की। और ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था वो पॉलिटिकल मैटर्स को देखता था। और एक जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ये क्या देखता था? तो ये कॉमर्शियल मैटर्स देखा करता था किसके? कंपनी के। दिस एक्ट ऑफिशियली मेंशन द ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। गवर्नर जनरल को काउंसिल में मेंबर्स की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई थी। पहले कितनी थी? 4 हुआ करती थी, जिससे 3 कर दी गई, जिससे डिसीजन मेकिंग में आसानी हो। और ब्रिटिश गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल हो गया किसके ऊपर? ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो है पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में। इसका जो मेजर ऑब्जेक्टिव था वो क्या था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की जो कमियां थीं उसको दूर करने के लिए, प्रशासनिक खामियों को, एडमिनिस्ट्रेटिव जो खामियां थीं किसके तहत? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, उनको दूर करने के लिए ये पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया था। और इसमें अगर देखें तो इसमें क्या लाए थे? तो ये डुअल कंट्रोल पॉलिसी लेकर आए थे पिट्स इंडिया के तहत। डुअल कंट्रोल पॉलिसी, जिसमें मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, एक था बोर्ड ऑफ कंट्रोल और एक तरफ था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ये कॉमर्शियल मैटर्स देखा करता था और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो देखता था वो क्या था? पॉलिटिकल मैटर्स देखता था। और इसके बाद क्राउन का डायरेक्ट रूल हो गया था। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी। ब्रिटिश सरकार द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों पर नियंत्रण की दोहरी प्रणाली स्थापित
किया जाना मेन ऑब्जेक्टिव था किसका, पिट्स इंडिया एक्ट का 1784 में ये आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट ने भारत में ब्रिटिश प्रशासन को एकजुट करने में कैसे योगदान दिया। तो इसके बारे में देखें तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, प्रेसिडेंसी पर गवर्नर जनरल को सर्वोच्च प्राधिकार देकर, यानी कि गवर्नर जनरल की सुप्रीम अथॉरिटी किसके ऊपर दे दी गई, प्रेसिडेंसी के ऊपर दी गई। इससे पिट्स इंडिया एक्ट ने कंट्रीब्यूट किया ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को स्थापित करने में, कहाँ पर, भारत में। और इसके बारे में देखें गवर्नर जनरल को अदर प्रेसिडेंसीज जैसे कि हो गई मद्रास, बॉम्बे, इन पर सुप्रीम अथॉरिटी दी गई, किसको, गवर्नर जनरल को। और इसने रीजनल गवर्नर्स जो हुआ करते थे उन्हें वॉर, डिप्लोमेसी एंड रेवेन्यू रिलेटेड मैटर्स से उनकी स्वतंत्रता को छीन लिया, यानी कि पहले जो डिसीजंस हुआ करते थे, वॉर हुआ, डिप्लोमेसी हुआ, रेवेन्यू हुआ, इनसे रिलेटेड जितने भी जो मैटर्स हुआ करते थे वो पहले रीजनल गवर्नर्स के पास हुआ करते थे, लेकिन इस एक्ट के बाद उनसे ये अधिकार भी छीन लिया गया। इस एक्ट ने गवर्नर ऑफ मद्रास और बॉम्बे का जो ट्रीटीज़ थी वॉर को लेकर, उसे एकाधिकार था, उस पर कहा गया कि उन्हें अब से गवर्नर जनरल को उसे क्या, परमिशन लेनी होगी। और इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश गवर्नर का डायरेक्ट कंट्रोल हो गया, किसके बाद, इसी एक्ट के बाद। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल किसके द्वारा हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, किसके बाद, पिट्स इंडिया एक्ट के बाद। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर के नवीनीकरण से पहले 1812 की हाउस ऑफ कॉमन्स समिति का प्राथमिक फोकस क्या था। यानी कि इसमें पूछा गया है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट जो था, ब्रिटिश पार्लियामेंट हर 20 साल में, हर 20 ईयर्स में अपना ईस्ट इंडिया कंपनी का जो चार्टर अलाउ करती थी, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए चार्टर निकालती थी, उन्हें रीन्यू करती थी, और शासन और व्यापार करने की अनुमति इसमें हुआ करती थी, किसमें, चार्टर में। तो उस अनुमति का रिन्यूअल करती थी। और लास्ट जो चार्टर था वो कब रिन्यू हुआ था, वो 1793 में रिन्यू हुआ था, और ये कब होना था, 1813 में रिन्यू होना था। तो इसके रिन्यू होने से पहले 1812 का जो प्राइमरी फोकस था हाउस ऑफ कॉमन्स कमेटी का, वो क्या था, तो इनका जो फोकस था वो था 1813 में चार्टर को रिन्यूअल करने से पहले जांचना चाहती थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में अपने क्षेत्रों का मैनेजमेंट सही से कर रही है या नहीं। तो इसके लिए उन्होंने 1812 में, कब, 1812 में हाउस ऑफ कॉमन्स नाम की एक कमेटी का गठन किया, और हाउस ऑफ कॉमन्स की कमेटी ने बाद में एक अपनी 5वीं रिपोर्ट, कौन सी, 5वीं रिपोर्ट जारी की, जिसमें उन्होंने ये बताया, हालांकि कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करने के बारे में डिस्कशन चल रहा था, लेकिन 1812 की स्पेशल कमेटी का जो मेन फोकस था वो इंडिया के इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन, स्पेशली जो जुडिशियल एंड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन था, उसका डीप एनालिसिस करना था। और दे वांटेड टू नो दैट कंपनी इंडियन सिटीजन्स पर उचित और प्रभावी ढंग से रूल कर रही है या नहीं। इसीलिए भले ही 1813 का चार्टर एक्ट ट्रेड मोनोपोली को ख़त्म करने के लिए जाना जाता है, लेकिन उससे ठीक पहले बनी इन्वेस्टिगेटिंग कमेटी 1812 का जो मुख्य काम था वो इंडिया में जुडिशियल और पुलिस व्यवस्था की समीक्षा करना था। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो यानी कि इनका जो मेन फोकस था 1812 की कमेटी का, वो क्या था, जुडिशियल एंड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। आप समझ गए होंगे जो मैं समझाना चाह रही हूँ कि 1813 का जो चार्टर एक्ट था उसे लाने से पहले एक हाउस ऑफ कॉमन्स की कमेटी गठित की गई, जिसका काम था क्या, भारत में न्यायिक और पुलिस प्रशासन। और 1813 का जो एक्ट था उसके द्वारा जो मोनोपोली हुआ करती थी किसकी, ईस्ट इंडिया कंपनी की, उसे समाप्त किया गया। सिर्फ एक चाय और चीन से व्यापार, इन 2 चीज़ों पर उन्होंने व्यापार का एकाधिकार छोड़ दिया था, बाकी सारी जितनी ट्रेड मोनोपोली थी वो ख़त्म कर दी गई, किससे, ईस्ट इंडिया कंपनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो डैश ने भारत के साथ व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया, तो इसका जो सही जवाब है वो है चार्टर एक्ट 1813। इसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एक मोनोपोली थी किसके लिए, ट्रेड के लिए, ट्रेड विथ इंडिया, वो ख़त्म कर दी गई, किसे छोड़कर, चाय एंड ट्रेड विथ चाइना, इसे छोड़कर बाकी सारी जो ट्रेड पॉलिसीज़ थी वो ख़त्म कर दी गई। और कंपनी के ट्रेड मोनोपोली को ख़त्म करना और ब्रिटिश क्राउन का कंट्रोल बढ़ाना, ये इनका मेन उद्देश्य था।
और इसके तहत ही एजुकेशन से रिलेटेड भी एक रिफॉर्म हुआ कि इंडिया में एजुकेशन पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान रखा गया और क्रिश्चियन मिशनरीज़ को इंडिया में भेजा गया, किसके लिए? धर्म प्रचार प्रसार करने के लिए इनकी परमिशन दी गई। और ये एक्ट इंडिया में फ्री ट्रेड की पॉलिसी को स्टार्ट करने का एक सिंबल था। इसने फ्यूचर में इंडियन एजुकेशन और सोशल स्ट्रक्चर को एक फॉर्मेशन प्रदान किया था, मतलब नींव रखी थी, किसके लिए? एजुकेशन रिलेटेड पॉलिसीज़ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इल्बर्ट बिल को लेकर। इल्बर्ट बिल जो था इसके बारे में लिखा गया है कि किस विधेयक यानी कि अधिनियम ने भारतीयों द्वारा ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों के मुकदमे का प्रावधान किया और ब्रिटिश तथा भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता की मांग की। यानी कि ये जो बिल था कौन सा था? वो था इल्बर्ट बिल, जो कि आया था कब? 1883 में। इस बिल के द्वारा क्या किया गया था? एक तरीके से इक्वालिटी लाना चाह रहे थे ये, किसके बीच में? इंडियंस के बीच में और ब्रिटिशर्स के बीच में। तो पहले इल्बर्ट बिल जब लाया गया इल्बर्ट बिल, तो उस टाइम पे जो गवर्नर था वो कौन था? लॉर्ड रिपन था। और इसमें ड्राफ्ट जो किया गया था इस बिल को, वो किसके द्वारा किया गया था? कर्टनी इल्बर्ट के द्वारा ये इस एक्ट को ड्राफ्ट किया गया था। इसका जो प्राइमरी गोल था वो जुडिशरी में जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था, नस्लीय भेदभाव हुआ करता था, उसे ख़त्म करना था। और इस बिल से पहले इंडियन मजिस्ट्रेट्स और जजेस को यूरोपियन या ब्रिटिश क्रिमिनल्स से जुड़े जो क्रिमिनल मैटर्स हुआ करते थे उनकी सुनवाई का जो अधिकार था वो उनको नहीं मिला था। तो इस बिल से जो इंडियन जजेस हुआ करते थे और यूरोपियंस हुआ करते थे उन्हें मुकदमा चलाने का अधिकार की मांग की गई। इंडिया में रह रहे ब्रिटिशर्स और यूरोपियंस ने इस बिल का अगेंस्ट में पुरजोर विरोध किया, जिसके चलते उनका तर्क ये था कि कोई इंडियन जजेस किसी यूरोपियन के मैटर में कोई फैसला नहीं ले सकता था। तो इससे उनको इंसल्ट फील हो रही थी कि कहीं इंडियंस और यूरोपियंस जो हैं या ब्रिटिशर्स जो हैं वो बराबरी पर ना आ जाए, जिसके चलते उन्होंने इस बिल का पुरजोर विरोध किया। लेकिन और इसी कैंपेन का नाम क्या दिया गया? इसी कैंपेन को बोला गया वाइट म्यूटिनी बोला गया। इसके बाद इसका जो रिज़ल्ट हुआ वो क्या हुआ कि बिल में कुछ अमेंडमेंट्स किए गए और ये फिक्स किया गया कि जो इंडियन जजेस हैं, इंडियन जजेस हैं उनको यूरोपियंस का मुकदमा सुनवाई करने का अधिकार तो था, लेकिन यूरोपियन के पास ये राइट हो कि वे जूरी का डिमांड कर सके और जिसमें कम से कम आधे सदस्य यूरोपियन होने चाहिए। यानी कि कोई भी अगर इंडियन जजेस किसी यूरोपियन के क्रिमिनल मैटर्स को देख रहे हैं, सुनवाई कर रहे हैं, तो उस यूरोपियन के पास ये अधिकार होगा कि वो जूरी की मांग कर सके और उस जूरी में हाफ ऑफ द मेंबर्स शुड बी यूरोपियन। तो इसने ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन की जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था उसको एक तरीके से बेनकाब किया कि ये लोग काफ़ी इतना ज़्यादा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। इससे इंडियंस को पॉलिटिकल अवेयरनेस आई इनके अंदर और इसी के चलते ये जो इल्बर्ट बिल था, इसी के चलते आगे जाकर हमें क्या देखने को मिला? इंडियन नेशनल कांग्रेस की नींव हमें देखने को मिलती है कि यहीं से इस इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में। पॉलिटिकल अवेयरनेस आ गई थी ना, तो उसके बाद हमें पता चला, इंडियंस को पता चला कि कितना नस्लीय भेदभाव कर रहे हैं हमारे साथ। तो उसी के चलते ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की नींव रखता है। कौन? इल्बर्ट बिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो 1833 के चार्टर अधिनियम, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 ने बंगाल की गवर्नर जनरल को किसका गवर्नर जनरल बना दिया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसे आगे चल के 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। और जो फर्स्ट गवर्नर जनरल जो था वो कौन था? विलियम बेंटिक। और फुली सेंट्रलाइज किया गया इंडिया की जो पूरी की पूरी सिविल और सैन्य शक्तियाँ थी इंडिया के गवर्नर जनरल के पास दे दी गई। इसमें काउंसिल के निहित जो काउंसिल थी वो भी इसके अंडर में कर दी गई थी। बॉम्बे और मद्रास में लेजिस्लेटिव पावर्स को छीन लिया गया और लॉ बनाने का जो राइट था वो सिर्फ किसके पास था? गवर्नर जनरल के पास था। इससे
इसके बाद एंड ऑफ स्लेवरी हमें देखने को मिलती है कब? एक्ट 1833 सेक्शन 87 के तहत। और आगे चल के स्लेवरी को ख़त्म करने के लिए कानून आता है कब? 1843 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 1883 का इल्बर्ट बिल विवाद किस मुद्दे से संबंधित था? तो मैंने अभी पहले क्वेश्चन में आपसे डिस्कस किया था, तो इसका जो सही जवाब है वो है राइट्स ऑफ इंडियन जजेस। इल्बर्ट बिल किसके सपोर्ट में था? तो ये इंडियन जजेस के सपोर्ट में आया था। कि ये इंडियन जजेस के सपोर्ट में इसलिए आया था कि ये लोग भी जो यूरोपियंस हैं यूरोपियंस के क्रिमिनल मैटर्स की सुनवाई कर पाएँ, इसके लिए ये बिल लाया गया था। लेकिन यूरोपियंस के द्वारा इसके अगेंस्ट में विरोध प्रदर्शन किया गया और जिसे वाइट म्यूटिनी कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया था? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, चार्टर एक्ट 1833 को गवर्नर जनरल बंगाल से लेकर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। और पहला जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था वो कौन था? विलियम बेंटिक पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। चार्टर एक्ट 1833 के बारे में बात करें, 1833 के चार्टर एक्ट के बारे में बात करें तो ये इसने सेंट्रलाइजेशन स्थापित किया गया था ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में। और लॉर्ड मैकॉले ये फर्स्ट लॉ मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जो काउंसिल थी उसके लॉ मेंबर थे। कौन? लॉर्ड मैकॉले। अकॉर्डिंग टू एक्ट देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, बर्थ प्लेस, लिनिएज और कलर फॉर एनी पोस्ट अंडर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके बाद ट्रेड मोनोपोली जो थी जिसमें कि 1813 में पहले तो मोनोपोली समाप्त कर दी गई, लेकिन चाय और चाइना से व्यापार करने के अलावा सारी मोनोपोली ख़त्म कर दी गई। लेकिन 1833 एक्ट के बाद पूरी जो ट्रेड मोनोपोली थी चाय और चाइना से व्यापार के साथ भी उसे एंड कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया पूरी तरीके से। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली ख़त्म हो चुकी थी। किसके द्वारा? चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है स्टेटमेंट पे बेस्ड कि भारतीय परिषद अधिनियम इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के संदर्भ में कौन सा कथन सही पूछा गया है इसमें? तो इसने केंद्रीय विधान परिषद में आधिकारिक सदस्यों की संख्या उल्लेखनीय वृद्धि की थी और विधान परिषदों को बजट पर चर्चा करने और कार्यकारी के समक्ष प्रश्न उठाने का अधिकार दिया। प्रांतीय विधान परिषद गैर आधिकारिक सदस्यों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव के सिद्धांत की शुरुआत की। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर, अगर हम इसका सही जवाब देखें क्वेश्चन नंबर 11 का, तो इसका जो सही जवाब है वो इंडियन काउंसिल एक्ट के बारे में 1892 के बारे में हम देखते हैं तो सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की संख्या बढ़ाई गई थी। तो ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट हो जाएगा कि वृद्धि हुई थी। लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स को फाइनेंशियल ईयर के बजट पर चर्चा करने और एग्जीक्यूटिव से प्रश्न पूछने का राइट, बजट पर डिस्कशन के राइट्स तो थे पर पूरक प्रश्न यानी कि सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछने और राइट टू वोट करने का अधिकार नहीं था। तो समक्ष प्रश्न उठाने का अधिकार, तो ये भी सही हो जाएगा। प्रश्न करने का अधिकार था, लेकिन जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन होते हैं, पूरक प्रश्न होते हैं, ये पूछने का अधिकार उन्हें नहीं था। और अगर हम तीसरा स्टेटमेंट देखें, विधान परिषदों के गैर आधिकारिक सदस्यों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव के सिद्धांत की शुरुआत, इसमें इनडायरेक्ट वोटिंग, प्रत्यक्ष चुनाव यानी कि इनडायरेक्ट वोटिंग बोला गया है। इनडायरेक्ट वोटिंग, नॉमिनेशन बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन का शुरुआती सिद्धांत देखने को मिला। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी सही हो जाता है। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 3 इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का अधिकार नहीं था, बाकी था। और डिमांड ऑफ नेशनल लीडर, कांग्रेस जैसी इंस्टीट्यूशंस को लगातार डिमांड के बाद ब्रिटिशर्स द्वारा उठाया गया और ये पहला समिति सुधार बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 ने पहली बार विधान परिषदों को डैश की अनुमति दी थी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, डिस्कशन करने की अनुमति दी थी 1892 में। अभी हमने ऊपर देखा कौन कौन से प्रावधान थे, तो इसमें मेंबर्स की जो संख्या थी वो बढ़ाई गई, वो इंक्रीज़ की गई और एनुअल बजट पर
डिस्कशन करने का अधिकार दिया गया, बट इसके साथ में एक और था कि सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछने का अधिकार उन्हें नहीं था, और उसके ऊपर जो राइट टू वोट था यानी कि वोटिंग करने का अधिकार किसके ऊपर, बजट के ऊपर, वो भी नहीं था, सिर्फ डिस्कशन करने का अधिकार था। किसको? लेजिस्लेटिव काउंसिल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट वाज द मोस्ट ऑब्जेक्शनेबल एस्पेक्ट ऑफ द रोलेट एक्ट ऑफ 1919 फॉर इंडियन नेशनलिस्ट। रोलेट एक्ट कब लाया गया था? तो ये लाया गया था 1919 में। गवर्नमेंट को बिना किसी मुकदमे यानी कि ट्रायल के व्यक्तियों को अरेस्ट करने की परमिशन थी। किसके तहत? रोलेट एक्ट के तहत। तो इसका जो सही जवाब है इसमें देखें कि उन्हें भारतीय व्यवसाय और व्यापारियों पर भारी कर लगाएगा, ये नहीं हो सकता। उन्होंने सभी भारतीय नागरिकों को अनिवार्य पंजीकरण अनिवार्य किया, ये भी नहीं है। उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों के संदेह के आधार पर सरकार को बिना मुकदमे के व्यक्तियों को हिरासत में लेने की अनुमति दी। तो यही आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसके तहत एक स्लोगन था इनका, ना अपील, नो अपील, ना वकील, ना दलील। तो इसमें किसी भी संदेह से यानी कि सस्पिशन को किसी भी अगर किसी व्यक्ति पर संदेह होता है तो गवर्नमेंट उसको गिरफ्तार कर सकती है बिना किसी वारंट के। तो उससे ना कोई सुनवाई होगी, ना उसे कोई वकील दिया जाएगा, ना उसकी कोई दलील सुनी जाएगी। तो ये एक तरीके से काला कानून इसे बोला गया गवर्नमेंट, और इट वाज अ ब्रिटिशर्स का मतलब जो दमनकारी अस्त्र बोल सकते हैं इसको। अरेस्ट किया गया बिना वारंट के ऑन द बेसिस ऑफ सस्पिशन। और ये मैंने बताया कि किसी भी इंसान के उससे मुकदमा चला सकती थी गवर्नमेंट। इसने हेबियस कॉर्पस यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण को ख़त्म कर दिया, यानी कि गिरफ्तार व्यक्ति के पास कोर्ट जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। और इट फिनिश्ड पर्सनल फ्रीडम। और आगे चल के ये जो कानून था, इस कानून के तहत एक डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर एक और डॉक्टर थे, क्या नाम था उनका, उन्हें गिरफ्तार किया गया, जिसके विरोध में जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा आयोजित की गई। और उस सभा में जो जनरल था, जनरल डायर, उसने गोली चलाने का आदेश दिया और उसी में काफ़ी लोगों की डेथ हो गई थी। तो आगे चल के जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो इसी के चलते हुआ था। और इसका रिज़ल्ट क्या निकला? नेशनलिज्म फीलिंग को बढ़ावा मिला, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की नींव रखी गई। और इस एक्ट ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को किसी भी सिटीज़न को टेररिस्ट बताकर जेल में डालने का असीमित अधिकार दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा शुरू की गई किस प्रणाली ने प्रांतीय विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित श्रेणियों में वर्गीकृत किया? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए। इसकी एक ट्रिक सुन लीजिए कि जब भी क्वेश्चन में रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड कैटेगरी आए तो आंख बंद करके हमें टिक क्या लगाना है? डायरकी पे हमें टिक लगाना है। डायरकी का मतलब जो क्या होता है, डायरकी का मतलब होता है द्वैध शासन यानी कि दोहरी सरकार, शासन का दोहरा पहिया कहते हैं इसे। और एक्ट 1919 को एक और नाम से जाना जाता है, क्या? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से भी इसे जाना जाता है। किसे? एक्ट 1919 को। और इसमें फर्स्ट टाइम डायरकी द्वैध शासन लाया गया। डायरकी का मतलब होता है दो लोगों या सत्ता का शासन। इन प्रोविंसेस पावर डिवाइडेड इनटू, इसमें क्या होता था? पावर को दो भागों में डिवाइड किया जाता था। एक होता था ब्रिटिश गवर्नर और एंड हिज काउंसिल, और दूसरी तरफ एक और तरफ होती थी इंडियन मिनिस्टर्स। और इसी के चलते जो ब्रिटिश गवर्नर था उसे रिजर्व्ड कैटेगरी में रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स उसे मिला करते थे और इन्हें ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स। अब रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स जैसे कि हो गए फाइनेंस, पुलिस, जस्टिस और डिफेंस, ये सारे सब्जेक्ट्स इसके अंडर आते थे। और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स में एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो ये जो पब्लिक की डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी होते थे वो इंडियन मिनिस्टर्स के अंडर, और फाइनेंस, पुलिस, जस्टिस और डिफेंस ये सब किसके अंडर में
ब्रिटिश गवर्नर के और उसकी काउंसिल के अंडर में आया करते थे। अब देखने को मिलता है रिज़ल्ट इसका क्या निकला कि ये फेल्ड सिस्टम था, बिकॉज एजुकेशन और जो हेल्थ हुआ करती थी वो किस सब्जेक्ट में आती थी, वो ट्रांसफर सब्जेक्ट्स में आती थी। और चलाने के लिए, उसको डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए, पैसे की ज़रूरत हुआ करती थी। लेकिन पैसे की जो चाबी है, जो कि है फाइनेंस डिपार्टमेंट, वो किसके अंडर में थी, ब्रिटिश गवर्नर के अंडर में थी। अंग्रेज़ों के पास ही रिजर्व्ड थी, तो यानी कि जिम्मेदारी इंडियंस की थी, लेकिन पावर और मनी ब्रिटिशर्स के पास थे। तो अगर इसकी ट्रिक देखें तो रिजर्व्ड एंड ट्रांसफ़र शब्द देखते ही डायरकी शब्द को टिक कर लेना है। अगर हम फादर ऑफ डायरकी के बारे में बात करें तो इसका जो जनक बोला जाता है, फादर ऑफ डायरकी, वो कौन था, लियोनल कॉर्टिस इसका जनक था। और ये कब बदला, डायरकी सिस्टम जो थी उसे कब ख़त्म किया गया, उसे 1935 के एक्ट के द्वारा ख़त्म कर दिया गया। और इसे कहाँ पर लागू किया गया, सेंटर में लागू कर दिया गया, प्रोविंसेस से हटाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस अधिनियम ने ब्रिटिश भारत के प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की थी। तो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, एक्ट 1990। बाय दिस एक्ट इन सेंटर द्विसदनीय व्यवस्था, राज्य परिषद और विधानसभा की शुरुआत करते हैं। देश में लिमिटेड वोटिंग राइट्स के आधार पर डायरेक्ट इलेक्शंस की नींव रखी जाती है। फर्स्ट टाइम इंडिया में फीमेल्स को राइट टू वोट मिलता है। क्या क्या देखने को मिलता है, तो फीमेल्स को राइट टू वोट, ठीक है, और डायरेक्ट इलेक्शंस की नींव रखी जाती है, और द्विसदनीय व्यवस्था, राज्य परिषद और विधानसभा की शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीयों को पहली बार सीमित स्वशासन प्रदान करने के लिए कौन सा अधिनियम पारित किया गया था, सेल्फ गवर्नेंस, लिमिटेड सेल्फ गवर्नेंस दिया जाता है किसके द्वारा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1990 के तहत। फर्स्ट टाइम बाय एक्ट 1919 ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फर्स्ट टाइम ऑफिशियली एक्सेप्ट किया है कि उनका ऑब्जेक्टिव इंडिया में क्रमिक रूप से रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की स्थापना करना है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और नगर पालिका में इंडियंस की संख्या और उनके राइट्स को बढ़ाए गए। इसके बाद हमने रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में डिस्कस कर लिया, 1892 के बारे में डिस्कस कर लिया। एक और कम्युनल इलेक्टोरेट का दायरा मुस्लिम से आगे बढ़ाकर, यानी कि कम्युनल इलेक्टोरेट हुआ करता था वो सिर्फ मुस्लिम तक ही सीमित था। मुस्लिम्स ये भी इन्हें कब मिला था, 1909 के एक्ट के तहत मिला था, लेकिन 1990 एक्ट के तहत इसे आगे बढ़ाया गया। मुस्लिम्स के अलावा सिख को भी दिया गया और क्रिश्चियंस को भी ये दिया गया। इसके बाद हम देखें तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय शास्त्र अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। तो अगर हम इसके ऑप्शंस देखें, 1878 में, 1897 में, 1901 में या 1907 में, तो इसका जो सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 17 का, तो वो है आंसर, इसका सही जवाब है 1878 में। इंडियन आर्म्स एक्ट कब आया था, 1878 में ये लाया गया था। किसके टाइम पे, लॉर्ड लेटन के टाइम पे ये लाया गया था। लाइसेंस वुड बी कंपलसरी फॉर इंडियंस एक्सेप्ट यूरोपियंस, ब्रिटिशर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो इंडियंस को सैन्य रूप से कमज़ोर करना और राष्ट्रीय असंतोष और रिवोल्ट्स को एक तरीके से ख़त्म करना इनका मुख्य ऑब्जेक्टिव था। और इसका जो विरोध किया था, विरोध करने वाले कौन थे, तो ये थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी और अदर नेशनलिस्ट लीडर्स। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट शुरू किया। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, 1793 में परमानेंट सेटलमेंट आया। किसके द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ये लाया गया था। और ये जो प्लान था वो किसके द्वारा तैयार हुआ, प्लान बाय जॉन शोर का हमें नाम देखने को मिलता है कि ये प्लान किसका था, जॉन शोर का। और इसमें लैंड ओनर्स को मालिक बनाया गया और परमानेंट लैंड रेवेन्यू को फिक्स किया गया। और कितना था, 10/11 जो % था वो किसके पास जाएगा, ब्रिटिशर्स के पास जाएगा। और कितना एरिया देखें
तो ये 19% ऑफ इंडिया ये एरिया था, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा वाला एरिया जो था वो परमानेंट सेटल में चलाया गया और किसान भूमिहीन को ज़मींदारों पे डिपेंडेंट होना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है महलवाड़ी सिस्टम, होल्ट मैकेंजी, रैयतवाड़ी सिस्टम, अलेक्जेंडर रीड एंड थॉमस मुनरो। तो इस क्वेश्चन के बारे में देखें तो महलवाड़ी सिस्टम जो था, महलवाड़ी सिस्टम ये कहाँ पर था? नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस और सेंट्रल इंडिया एंड पंजाब यहाँ पर लाया गया। और ये किसके द्वारा लाया गया था? होल्ट मैकेंजी। तो ये बिल्कुल सही है, होल्ट मैकेंजी द्वारा। और रैयतवाड़ी जो व्यवस्था थी वो कहाँ पर लाई गई? मद्रास और बॉम्बे में ये लाई गई। किसके द्वारा? अलेक्जेंडर रीड एंड थॉमस मुनरो। तो ये भी सही है, बोथ 1 और 2 करेक्ट। इसमें गवर्नमेंट और फार्मर्स, रैयत के बीच डायरेक्ट लैंड रेवेन्यू कलेक्ट होता था। महलवाड़ी में पूरे गांव महल को जो रैयतवाड़ी सिस्टम था इसमें फार्मर्स जो थे उन्हें लैंड ओनर बनाया जाता था और उनके हर प्रोडक्शन पे उनका रेट फिक्स कर दिया जाता था। और महलवाड़ी सिस्टम में महलवाड़ी में पूरे गांव महल को एक यूनिट मानकर सामूहिक रूप से रेवेन्यू फिक्स कर दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के वायसराय के रूप में लॉर्ड कर्जन जो कि 1899 से 1905 के में बनाए गए, किस नीति का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश प्रशासन और राजनीतिक हितों को मजबूत करना था? तो लॉर्ड कर्जन को एडमिनिस्ट्रेटिव एवं सामरिक पॉलिसीज़ यानी कि पुलिस ये जो थे वो कौन कौन से लेकर आए थे? तो ये कृषि अनुसंधान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इंपीरियल कृषि विभाग की स्थापना, सही है। नहीं, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के बारे में पूछा गया है। तो ये इसके लिए कौन सी पॉलिसी लाए थे? तो ये लेकर आए थे ऑप्शन नंबर बी, पुलिस का पुनर्गठन और आपराधिक जांच CID की स्थापना। कॉर्नवालिस के बारे में देखें तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव और पुलिस की पॉलिसीज़ लेकर आए थे। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म में एंड्रयू फ्रेज़र की अध्यक्षता में पुलिस कमीशन की स्थापना इन्होंने की थी, इनकी अध्यक्षता में। और इसमें यूनिवर्सिटी एक्ट कब आया था? इन्हीं के काल में, तो वो आया था 1904 में। हायर स्टडीज़ और यूनिवर्सिटीज़ पर गवर्नमेंट कंट्रोल किया गया। ASI की स्थापना की गई फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एंशिएंट हेरिटेज साइट्स। एग्रीकल्चरल रिसर्च सेंटर्स इन पूसा, बिहार, इसकी स्थापना की गई। इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की नींव रखी गई और डिवीज़न ऑफ बंगाल किया गया। डिवीज़न ऑफ बंगाल कब किया गया? 1805 में, जिसके चलते स्वदेशी आंदोलन हमें देखने को मिलता है। स्वदेशी आंदोलन इसी के बाद आया था। नेक्स्ट, द फैक्ट्री एक्ट 1881 मुख्य रूप से विनियमित करता है। तो इसमें ऑप्शन है वर्किंग आवर्स ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड वर्किंग कंडीशंस, नाइट शिफ्ट आवर्स फॉर मैन ओनली, मिनिमम वेज फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो इसका जो सही आंसर है इसमें देखें तो जो फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट आया था वो 1881 में आया था। किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन के द्वारा ये लाया गया था। इसमें मेन फोकस क्या था कि 7 साल से कम बच्चों पर काम करने पर बैन लगाया गया और चाइल्ड लेबर के वर्किंग आवर्स थे वो डिसाइड किए गए। वर्किंग आवर्स में फॉर चिल्ड्रन मैक्सिमम 9 आवर्स पर डे के हिसाब से तय किए गए और 4 हॉलीडेज़ फिक्स किए गए, महीने में 4 हॉलीडेज़ दिए जाएंगे। और हज़ार्डस मशीनरी यानी कि ख़तरनाक मशीनरी से बच्चों को दूर रखने के लिए आदेश दिए गए और सीमित दायरा तय किया गया कि ये केवल उन्हीं फैक्ट्रीज़ पर अप्लाई होता है जहां एक समय में 100 या उससे अधिक मजदूर काम करते थे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, वर्किंग आवर्स ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
स्टेटमेंट पे बेस्ड है। द एक्ट ऑफ 1793 फॉलोड द ट्रेडिशन ऑफ पर्सनल रूल विदाउट ब्रिंगिंग इन एनी लीगल रिफॉर्म्स। सेकेंड स्टेटमेंट, जजेस वर असाइंड टू इंटरप्रेट लॉज रादर देन डिपेंड ऑन द रूलर्स पर्सनल जजमेंट। अगर हम 1793 के बारे में बात करें तो व्यक्तिगत शासन से कानून के शासन, रूल ऑफ लॉ की ओर पहले शासन की मर्जी से चलता था। एक्ट 1793 ने इसे बदलकर राइटिंग लॉ पर आधारित कर दिया। यह मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन की पहली सीढ़ी थी। और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी तय की गई। जजेस वर असाइंड टू इंटरप्रेट लॉज रादर देन डिपेंड ऑन द रूलर्स पर्सनल जजमेंट। तो ये भी सही हो जाएगा, तो दोनों ही सही हैं। और इसी के चलते वीटो पावर का जन्म होता है। वीटो पावर लाई गई। इस एक्ट ने गवर्नर जनरल को ओवरराइडिंग पावर यानी कि वीटो दे दी। मींस गवर्नर जनरल को काउंसिल मेंबर्स किसी बात पर अगर असहमत हों तो भी वह अपनी मर्जी से डिसीज़न ले सकता था। और यूज़ ऑफ इंडियन मनी, यूज़ ऑफ इंडियन मनी बाय ब्रिटिशर्स, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जो सैलरी एंड अलाउंसेस हुआ करते थे वो इंडियन रेवेन्यू से दिए जाएंगे। तो इस तरीके से इन्होंने हमारे देश में काफ़ी लूटा था। और कंपनी का 20 साल के लिए और लीज दी गई। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में ट्रेड करने के राइट्स नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए बढ़ा दिए गए। 1793 में कॉर्नवालिस कोड का विस्तार हुआ। कॉर्नवालिस कोड का विस्तार हुआ। रिटन लॉज और गवर्नर जनरल को वीटो पावर आई। 1773 में रेगुलेशन के लिए लाया गया था। और 1793 एक्ट जो है वो कंपनी के रूल को एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर देने के लिए लाया गया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 23। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की तुलना में रैयतवाड़ी व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो किसके बारे में पूछा है? परमानेंट सेटलमेंट के बारे में पूछा है। इसमें भू राजस्व स्थायी रूप से तय किया गया, जिससे सरकार और ज़मींदारों के लिए स्थिरता सुनिश्चित हुई। भूमि के स्वामित्व के अधिकार बड़े भूस्वामी के हाथों में निहित थे, मिट्टी की उत्पादकता के आधार पर नहीं। और भू राजस्व के भुगतान के लिए ग्रामीण समुदाय सामूहिक रूप से जिम्मेदार थे, नहीं। तो इसका लैंड रेवेन्यू वॉज फिक्स्ड परमानेंटली इंश्योरिंग स्टेबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट एंड ज़मींदार। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। परमानेंट सेटलमेंट लैंड का जो ओनर है वो ज़मींदार को तय किया गया। फार्मर तो बस एक किराएदार की तरह होता था। रैयतवाड़ी में किसानों को लैंड ओनर माना गया, बशर्ते वह टाइम पे टैक्स भरता रहे। और परमानेंट सेटलमेंट टैक्स को फिक्स किया था। रैयतवाड़ी में गवर्नमेंट हर 20 से 30 साल में ज़मीन की प्रोडक्टिविटी देखती थी और नया टैक्स फिक्स करती थी। अगर हम रैयतवाड़ी टैक्स की दरें देखें तो वो ज़्यादा थी। किसानों की कमर टूट गई। जब फसल बर्बाद होती थी तो वो साहूकारों से कर्ज उन्हें लेना पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं द्वारा 1927 के साइमन कमीशन का व्यापक विरोध और बहिष्कार क्यों किया गया था? साइमन कमीशन जो था वो 1927 में आया गया था और इसे एक और नाम से बोला जाता है ऑल वाइट कमीशन। इस कमीशन में सभी जो 7 मेंबर्स थे टोटल, वो सभी कौन थे? वो ब्रिटिशर्स थे। उनमें से एक भी इंडियन हमें देखने को नहीं मिलता है, जिसके तहत इसका विरोध किया गया। इंडियंस की इंसल्ट के खिलाफ पूरे देश में काले झंडे दिखाए गए और साइमन गो बैक के नारे लगाए गए थे। लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज हुई और इसके चलते लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। और ये जो था 1927 वो क्यों आया था? तो एक्ट 1990 के इन्वेस्टिगेशन यानी कि समीक्षा के लिए, रिपोर्ट बनाने के लिए ये लाया गया था। और इसी के बाद नेहरू रिपोर्ट की उत्पत्ति होती है। नेहरू रिपोर्ट हमारे सामने हमें देखने को मिलती है, जिसमें कि इंडियंस को चैलेंज दिया गया कि तुम सब मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सकते हो। तो इंडियंस ने मोतीलाल नेहरू की चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनाई, जिसके बाद नेहरू रिपोर्ट पेश की गई। और ये जो चैलेंज देने वाला था वो कौन था? ब्रिटिश सेक्रेटरी जो था वो था लॉर्ड बर्किनहेड। इसी इंसान ने इंडियंस को चैलेंज किया था कि तुम एक भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सकते हो, जिसके चलते हमें
नेहरू रिपोर्ट देखने को मिलती है, किसकी अध्यक्षता में? मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। इसमें जो प्रोविजंस हैं वो हम आगे चल के ज़रूर देखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इल्बर्ट बिल के द्वारा। ये इल्बर्ट बिल मैंने पिछले क्वेश्चन में आपसे डिस्कस किया था, जो कि 1883 में लाया गया था। ना अपील, ना वकील, ना दलील का एक नारा आया था इसमें। और इसमें इसका जो सही आंसर है वो है द इशू ऑफ अलाउइंग इंडियन जजेस टू ट्राई यूरोपियन ऑफेंडर्स इन क्रिमिनल केसेस। इल्बर्ट बिल में इंडियन जजेस को यूरोपियन क्रिमिनल्स की सुनवाई करने का अधिकार दिया गया था, जिसके चलते यूरोपियंस ने विरोध प्रदर्शन किया और उसे वाइट म्यूटिनी का नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रपोज्ड विच मेजर रिफॉर्म। तो इसका जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 नोन एज ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्या था? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ब्लूप्रिंट था। कौन सा एक्ट? 1935। और प्रोविंशियल ऑटोनॉमीज़ में प्रोवाइड की गई। दिस एक्ट एंडेड डायरकी इन प्रोविंसेस, और उन्हें प्रांतीय स्वायत्तता, यानी अब इंडियन मिनिस्टर्स अपने स्टेट डिसीजन खुद ले सकते थे। और डायरकी एट सेंटर स्थापित की गई। वाइट प्रोविंसेस को फ्री किया गया डायरकी से, लेकिन सेंटर पर लगा दिया गया। और ये जो डायरकी थी वो किसके कब आई थी? तो ये एक्ट 1990 के तहत लाई गई थी और 1935 में से ख़त्म कर दिया गया। इसमें आरबीआई का भी गठन किया गया। सुप्रीम कोर्ट यानी कि फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई। सुप्रीम कोर्ट का पूर्ण रूप इसे बोला जाता है। और बर्मा को इंडिया से अलग किया गया। तो इसका जो सही आंसर है वो है फुल इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। ये नहीं होगा। इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, तो यही आंसर इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, यानी कि सेंटर पर डायरकी लगाई गई और प्रोविंसेस को फ्री किया गया। तो ये आज हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। टोटल 26 क्वेश्चंस थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि पिछले साल एसएससी एग्ज़ाम्स में पूछे गए थे। और यही ट्रेंड रहा है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस ही आजकल बन रहे हैं। स्टेटमेंट बेस्ड और थोड़े कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इसी से रिलेटेड आगे चल के एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस बनने वाले हैं। तो प्लीज़ इन क्वेश्चंस को ध्यान से लगाइएगा और जो मैंने फैक्ट्स बताए इन क्वेश्चंस के बारे में उन्हें भी ज़रूर देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरे कॉन्सेप्चुअल जो मैंने सबको समझाया वो पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।